आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि एक मां को एक बच्चे को जन्म देने के लिए 206 हड्डियों के टूटने के दर्द को सहन करना पड़ता है। और वही बच्चा बाद में एक मां से कहता है कि आपने हमें लाइफ में दिया ही क्या है। कौन कौन से ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं यूट्रस के अंदर जिस कारण इतनी फोर्स डेवलप हो जाती है यूट्रस के अंदर, यूट्रस वॉल के अंदर, कि एक मां जो होती है, मदर जो होती है, वो बच्चे को बड़े आराम से जन्म दे सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन हरप्रीत बायोलॉजी। तो इन सभी क्वेश्चन के साथ जो मैंने अभी किए थे फैक्ट्स के साथ, आज का टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज पर्चुरेशंस, चाइल्ड बर्थ। किस, क्योंकि ये हमारा जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो उस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो और इसके अंदर आज हम पूरा डिटेल में हार्मोनल चेंजेस, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आएंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं यूट्रस के अंदर स्टॉप कर जाएंगी, और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इस टाइम स्टार्ट हो जाएंगी, वो सब पे आज हम बात करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इस दौरान हमारे यूट्रस के अंदर बंद हो जाएंगी और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथ साथ देखेंगे, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी एक चाइल्ड का जन्म होने वाला होता है, मींस गेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि यूट्रस के अंदर आपने देखा था कि जो प्रोजेस्टेरोन था उसका लेवल बहुत ही ज्यादा था। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल था वो था किस लिए, पहले यही समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल था कि जो हमारे वहां पे प्रेगनेंसी सेट हुई थी, उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना 9 मंथ तक, और 9 मंथ तो हो गए। इट मींस कि प्रोजेस्टेरोन ने अपना काम जो था बड़े अच्छे तरीके से निभाया। अब वो उसकी जरूरत उतनी नहीं है, तो सबसे पहले हमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल को कम करना पड़ेगा। इट मींस तो पहला यूट्रस के अंदर यही काम होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पे मेंटेनेंस किया था फॉर 9 मंथ। तो पहला काम। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया था, वहां पे एंडोमेट्रियम जो थी, जो मायोमेट्रिक वॉल थी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी? क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रैक्शन करवा देता, इंक्रीज कर देता, तो जो वहां पे इम्प्लांटेशन के दौरान जो फीटस बोल सकते हो या 32 सेल स्टेज अटैच हुआ था, तो उसने क्या करना, डिसइंटीग्रेट कर जाना था, और क्या होना था कि वो एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो की तरह रिमूव हो जाना था। सो दैट लीड टू अबॉर्शन ऑफ द चाइल्ड। तो प्रेगनेंसी के लिए 2 काम जरूरी थे। एक तो मेंटेन करना पूरी एंडोमेट्रियम वॉल को, तो किसने किया? प्रोजेस्टेरोन ने। दूसरा काम था कि अगर वहां पे फीटस अटैच हो जाता है तो जो यूट्रिन की वॉल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देना। क्यों? क्योंकि अगर वो टूटती हैं तो उससे ब्रेक डाउन हो जाएगा फीटस। ओके, अब ये दोनों काम हो चुके हैं, मतलब 9 मंथ हो गए, अब इनका काम नहीं है। अब तो हमें क्या करना है, यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए और एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना चाहिए। ये मैं आगे बताऊंगा पूरा बोर्ड के ऊपर कैसे होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग से कौन से काम है जो वहां पे नहीं होने चाहिए। तो ये 2 काम नहीं होने चाहिए। तीसरा काम ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन के अंदर, हमारी जो एंडोमेट्रियल वॉल्स होती हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आने वाले टाइम में पता चलेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, मींस वहां पे बैठे हुए रिसीव करने के लिए ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन तो ब्रेन से आएगी, हाइपोथैलेमस से आएगी, पिट्यूटरी से आएगी, तो वो ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के लिए जो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर या मायोमेट्रियम के अंदर जो सेल्स हैं वो अभी इनएक्टिव थे, और जब तक वो इनएक्टिव होंगे तो वो रिसीव नहीं करेंगे। ओके, तो उनको एक्टिव करना है। तो पहले तक क्या थे, वो इनएक्टिव थे, क्योंकि अभी तक रोल नहीं था ऑक्सीटोसिन का। तो 3 काम जो थे वो आपने देख लिए क्या क्या थे। एक तो प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करनी थी वॉल को, वो अब नहीं चाहिए। दूसरा, यूट्रिन वॉल जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि अभी तक नहीं चाहिए थी, प्रोजेस्टेरोन कर रहा था। तीसरा काम जो था कि वहां पे एक जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के, वो अभी तक इनएक्टिव थे, रिसीविंग पॉइंट पे नहीं थे, रिसीविंग एंड पे नहीं थे। ओके, तो उनका क्या काम होगा वो भी बता देता हूं। मान लो कि आपके पास एक वाइब्रेटर है जो आपके मसाज के लिए काम आती है। ओके, अब वो तो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो तब करेगी अगर उसके अंदर सेल होगा।
सेल से चल रही है तो सेल डालोगी तो वाइब्रेट करेगी, वाइब मींस कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो अब हमने सेल तो डाला ही, ओके। तो सेल कहां पे है? ब्रेन में। वाइब्रेटर कहां पे है? यूट्रस के अंदर। सेल जाएंगे तो वो वाइब्रेट करेगा। लेकिन अभी तक क्या था, हमने उस वाइब्रेटर के ऊपर एक स्टिकर लगाया था और इसलिए ऑक्सीटोसिन जा ही नहीं था। अब जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा तो वो उसके ऊपर से कैप को रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो सेल वहां पे फिट हो सके। तो इट मींस अभी तक कैप थी क्योंकि अभी तक जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है तो उस कैप को हटाना पड़ेगा। तो ये 3 काम थे जो अभी तक नहीं हुए थे। अब हम देखेंगे कि कौन से काम होने चाहिए इस दौरान चाइल्ड बर्थ में होंगे, उसका बोर्ड पे करेंगे। तो ये आपके कुछ काम यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो जो होने चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? एस्ट्रोजन का लेवल रिलीज होना चाहिए। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सिक्रीट होना चाहिए क्योंकि आगे एस्ट्रोजन ही है जो सारे काम करवाएगा, जो आगे आने वाले टाइम में क्या कराएगा? ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करवाएगा। सो इसका होना जरूरी है, इसका लेवल बढ़ना जरूरी है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद सेकंड काम होना चाहिए जो मैं बताऊं, ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, वो रिलीज होना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड काम, ओके। तीसरा अगर हम देखें तो वहां पे थर्ड लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं हो रही थी, ओके। वो कैसे होगी? मैंने अभी बताया था कि जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर जो है रिसीव करेंगे किसको? ऑक्सीटोसिन को। इट मींस इस फेज के अंदर जो रिसेप्टर थे ऑक्सीटोसिन के, जो कहां पे थे? वॉल के अंदर थे। जब तक उनमें सेल फिट नहीं होगा तो वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो वो सेल क्या है? ऑक्सीटोसिन। और वो रिसेप्टर क्या है? जो वॉल के अंदर है। तो इस स्टेज में चाइल्ड बर्थ के दौरान ये सेल फिट होगा, ऑक्सीटोसिन फिट होगा उस रिसेप्टर में, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिसेप्टर्स का एक्टिव होना बड़ा जरूरी है, वो भी इसी स्टेज के अंदर होगा, ओके। तो ये था कि कुछ चीजें होंगी और कुछ चीजें बंद होंगी, ओके। तो अब हम करेंगे क्लासरूम के अंदर आज का टॉपिक, दैट इज पर्चुरेशन। तो मजा आएगा, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे पर्चुरेशन डिटेल में, इसका फ्लो चार्ट है, सब कुछ, बस आपको ध्यान देना थोड़ा सा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पर्चुरेशन की डेफिनेशन। तो पर्चुरेशन है क्या? तो मैंने पहले ही बताया आपको, पर्चुरेशन क्या था? एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फुली ग्रोन यंग वंस। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बच्चा जब अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसको यूट्रस को छोड़ के इस दुनिया के अंदर आना होता है। सो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज पर्चुरेशन। सो द प्रोसेस एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फुली ग्रोन यंग वन फ्रॉम मदर यूट्रस, यहाँ पे वो डेवलप हो रहा है एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को गेस्टेशन में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे गेस्टेशन की भी डेफिनेशन लिख दी है क्या होता है। सो एक बच्चा जब पूरा गेस्टेशन कर लेता है, उसके बाद जब उसका जन्म होता है, इस दुनिया के अंदर आता है फ्रॉम द यूट्रस ऑफ मदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पर्चुरेशन। अब बात है गेस्टेशन क्या है। तो गेस्टेशन क्या है? गेस्टेशन इज कंप्लीटेड अबाउट 280 डेज। तो जब बच्चा एक पूरा का पूरा जाइगोट के बाद सफर तय करता है, पूरी प्रेगनेंसी जो होती है, मतलब जितने भी स्टेजेस होते हैं, और लास्ट डे जब वो पूरी तरह से ग्रोन होता है, तो वो जो फेजेस है हम उसको गेस्टेशन पीरियड का नाम दे देते हैं। सो 280 डेज। लेकिन वो 280 डेज स्टार्ट कहां से होंगे? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन। तो जब मदर का लास्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, लास्ट मेंस्ट्रुएशन, तब से हम उस प्रोसेस को काउंट करना शुरू कर देते हैं, उसके 280 डेज, ओके। सो दिस इज द गेस्टेशन पीरियड एंड दिस इज द पर्चुरेशन। तो पहले तो समझ आ गया सिंपल वे में कि पर्चुरेशन है क्या, चाइल्ड बर्थ, ओके। अब बात करते हैं कि इसका फ्लो चार्ट। तो अगर फ्लो चार्ट ना बनाए तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कौन सी चीज कहां से आ रही है, कैसे हो रही है। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको किए थे उनका आंसर भी इसी फ्लो चार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो क्या है फ्लो चार्ट में? तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या है, ए फुली ग्रोन फीटस। फुली ग्रोन क्यों बोला है, मैं साथ साथ फिर से बताऊंगा, क्योंकि इसने अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लिया है 9 मंथ का, ओके। तो जब वो पूरे 9 मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसका हार्ट, उसकी आईलिड्स, आई, ऑर्गन सिस्टम
सारे डेवलप हो चुके हैं, जिसके लिए वो 9 मंथ तक उस गेस्टेशन पीरियड में रहा, उस मदर यूट्रस के अंदर रहा। अब बात आती है कि जब फुली ग्रोन फीटस डेवलप हो गया तो क्या होगा, वो कहां पे था, वो एक प्लेसेंटा के अंदर था, उस नॉड उसके साथ अटैच थी। अब स्टार्ट सिक्रेटिंग कॉर्टिसोल, किसने, जो एक फीटस जो था, जब उसको पूरा टाइम हो जाता है, अब उसने एक मैसेज भेजना है। कहां पे मैसेज भेजना है, उसने मैसेज भेजना ब्रेन ने। तो मान लो ब्रेन ने उसको बोला था कि भाई जब तेरे टाइम पूरा हो जाएगा, पीरियड पूरा 9 मंथ का हो जाएगा, तो तूने मुझे मैसेज देना है। तो अब उसने अपना फर्ज पूरा करना है। तो जैसे 9 मंथ पूरे हो गए तो इसी फीटस ने अब ये मैसेज कैसे देगा, बच्चा तो वहां तक जा नहीं सकता, जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। सो वो बच्चा कैसे मैसेज भेजेगा, तो पता ही आपको, स्क्रीशंस के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। तो इस बच्चे की बॉडी से, फीटस की बॉडी से कुछ केमिकल्स क्रिएट्स होंगे। ओके, सो स्टार्ट क्रिएटिंग कॉर्टिसोल। तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, हमारी बॉडी से, प्लेसेंटा से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, फीटस से निकलते हैं। तो फीटस ने एक केमिकल निकाला, दैट इज का कार्टिसोल, हार्मोन निकाला। इस कार्टिसोल ने क्या किया, प्लेसेंटा टू रिलीज एस्ट्रोजन। तो इसने क्या किया, ये इसने जाके प्लेसेंटा को बोला, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में होती है। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड से गया मैसेज प्लेसेंटा के पास। तो प्लेसेंटा ने क्या किया, अब एस्ट्रोजन को रिलीज किया। देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। मान लो कि ये एक फीटस है, ये फीटस था, तो इस फीटस ने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया, कॉर्टिसोल, उसकी बॉडी से निकला। वो कहां पे गया, वो गया प्लेसेंटा के पास। तो प्लेसेंटा को जाके इसने बोला भाई ये केमिकल रिलीज कर, कौन सा, एस्ट्रोजन। तो अब प्लेसेंटा ने किसको रिलीज किया, एस्ट्रोजन को। ओके, तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ओवरी के अंदर रिलीज होता है, वो तो हो ही रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट द प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन, किसके कहने पे, गाइडेड बाय द कॉर्टिसोल ऑफ द फीटस। जहां तक आया समझ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल यहां पे सिंपल। तो अब प्लेसेंटा ने जो एस्ट्रोजन रिलीज किया, तो अब एस्ट्रोजन को आगे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उसको बोला गया कि तुमने काम करना है। क्या काम करना है, तो सबसे पहले एस्ट्रोजन ने क्या किया, अपोजिस द सिक्रीशन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो मैंने पहले बोला, सोचो जल्दी से, कि पिछले 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को किसने सेट किया, किसने मेंटेन किया प्रेगनेंसी को, यूट्रस वॉल को, वो कर रहा था प्रोजेस्टेरोन। तो आज प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है, उसने 9 मंथ तक सेवा की है वहां पे। तो आज उसको कौन, एस्ट्रोजन कह रहा है कि भाई प्रोजेस्टेरोन तूने अपना काम कर दिया, अब तुम रुक जाओ, अब मैं काम करूंगा। Isn't it? So the estrogen क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटीज को एंटागोनाइज करेगा, ये उसको अपोज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता था, यूट्रीन को रिलैक्स करके रखता था। वो यूट्रीन को रिलैक्स करके रखता है ताकि अबॉर्ट ना हो जाए चाइल्ड। तो इट मींस अब जब ये रुक जाएगा काम, तो यूट्रीन क्या होगी, रिलैक्स नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, अब एक्टिव हो जाएगी। मींस ये कॉन्ट्रैक्शन करने वाले पोजीशन में आ जाएगी। आया समझ, तो ये काम रहेगा किसका, दैट इज एस्ट्रोजन का। यहां तक आया समझ। दूसरा काम प्रोजेस्टेरोन क्या करता था, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब मेंटेनेंस में क्या होता था, यूट्रीन वॉल को क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा डिपोजिशन करनी। अब तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो खाने के लिए चाहिए था 9 मंथ ने खा लिया, अब आगे नहीं चाहिए, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये भी कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन को कौन बंद कराएगा, एस्ट्रोजन। तो पहली चीज समझ आ गई। फिर से जल्दी से, फीटस ने जब पूरा डेवलप हो गया, एक केमिकल रिलीज किया, दैट केमिकल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करेगा, आगे एस्ट्रोजन को रिलीज कराएगा फ्रॉम द प्रोजेस्टेरोन्स, और सॉरी फ्रॉम द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा ने जब एस्ट्रोजन को रिलीज किया, तो एस्ट्रोजन का पहला एक्शन यही था कि प्रोजेस्टेरोन को रोको, क्योंकि अगर ये बढ़ता रहा तो यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, बहुत सारा सामान और डिपॉजिट होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। तो पहला काम उसने ये बंद करवा दिया। जब ये काम बंद हुआ, अब सेकंड काम क्या करेगा, सो सेकंड काम रहेगा एस्ट्रोजन का, एक्टिवेट रिसेप्टर ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन द यूट्रीन वॉल। मैं इसको पहले भी समझा चुका हूं, फिर से बताता हूं जिनको समझ नहीं आया होगा। तो मान लो ये क्या था, ये ओवरी थी मान लो, ओके। तो यहां पे इसके अंदर क्या था, मान लो ये एक रिसेप्टर था ऐसे, तो ये बंद बैठा है। अब ये ऑक्सीटोसिन आ गया, तो ऑक्सीटोसिन ने इसके पास जाना, लेकिन आगे तो जगह ही है,
ऑक्सीटोसिन के इसके पास तो जगह नहीं है, तो इसने क्या किया, इसकी शेप चेंज कर देगा, इसको रिसेप्टिव बनाएगा, इसको ऐसे बना देगा। अब ये यहाँ पे फिट होगा, जैसे ये फिट होगा यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, ये वाइब्रेशन करेगा इस जगह की। तो इसकी वाइब्रेशन के लिए इस रिसेप्टर का ऑन होना जरूरी है, और इसका ऑन कौन करवाएगा, दैट इज एस्ट्रोजन, मतलब एक्टिवेट रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द यूट्रिन वॉल, ताकि ऑक्सीटोसिन जब आए तो ये ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो, और ज्यादा से एक्टिव होने का मतलब यहां पे कंट्रैक्शन ज्यादा हो। आपको एक बड़ा फैक्चुअल चीज बताता हूं, क्यों ऑक्सीटोसिन ज्यादा सिक्रीट होती है, आगे भी देखोगे। क्योंकि उस टाइम फीमेल जो होती है बहुत ही ज्यादा पेन में होते हैं, और अगर ये पेन ज्यादा देर तक रहे तो दुख होगा कि एक फीमेल का आगे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि पेन बहुत ही ज्यादा होता है, हमारी सोच से कई गुना ज्यादा होता है। ओके, सो सल्यूट है फीमेल्स को जो बच्चों को जन्म देते हैं इतना पेनफुल प्रोसेस होने के बावजूद। तो अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज ना होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ओके, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जिसको पेन बोलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह आ गया कि जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे उतनी ऑक्सीटोसिन ब्रेन से आएगी, और उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और उतनी जल्दी बेबी का बर्थ होगा। अदरवाइज जितना लेट होगा उतना पेन सहन करना पड़ेगा। इट मींस हार्मोन तो आ रहे हैं ऑक्सीटोसिन, आगे रिसेप्टर ही ना हो एक्टिव हो तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इट मींस सारा का सारा ये जो प्रोसेस है हार्मोनल है, तभी फीमेल्स को बोला जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ज्यादा से ज्यादा अच्छे मूड में रहो, है ना, हंसते रहो। क्यों, क्योंकि हार्मोन है, जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज्यादा अल्कोहल लेंगे, तो इससे ये हार्मोनल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और जब हार्मोनल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो आगे चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आएगी, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहां तक हमने देख लिया, दो काम हो गए एस्ट्रोजन के। अब तीसरा काम एस्ट्रोजन का क्या होगा, इट स्टिमुलेट। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा काम दो, यहां पे उसने तैयारी कर दी सारी, यहां पे तैयारी कर दी, लेकिन अब क्या करना है, ऑक्सीटोसिन को इनवाइट करना, भाई तू आजा, हमने तैयारी सारी कर ली है। तो अब एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ओके, मैं यहां पे बना देता हूं जिन बच्चों को डायग्राम से, दैट आर विजुअल्स, जो विजुअल्स हैं उनके लिए। मान लो ये हमारे पास आ गया कौन सा, पोस्टीरियर लोब, ये क्या गया, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और इसके ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये चीज बड़े आराम से समझना है इसको, हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है इंटरमीडिएट लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। ओके, तो हमने देखा था एंटीरियर लोब की बहुत सारे हार्मोन्स थे, बड़े सारे हार्मोन्स, मैं नाम ही लूंगा, बड़ा मैंने डिटेल में बताया आपको। अब इसके अंदर इतने सारे हार्मोन है, लेकिन पोस्टीरियर लोब में हमारे पास ज्यादातर क्या होता है, दैट इज वैसोप्रीन होगी, या फिर हमारे पास क्या होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन, सिर्फ दो हार्मोन्स। ओके, पढ़ा हुआ आपने। तो अब ये जो पोस्टीरियर लोब के अंदर हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, कहां पे है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के अंदर, वो रिलीज होगी। यहां तक आया, क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है। और एक और चीज बता दूं, ये जो पोस्टीरियर लोब के अंदर ऑक्सीटोसिन है ना, ये पोस्टीरियर लोब का अपना हार्मोन नहीं है, ये शायद बुक में ना हो, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट कर लेना। ऑक्सीटोसिन इज नॉट द हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, थोड़ा डीप में बता रहा हूं, सुन लो। अब ये हार्मोन आया कहां से, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, जो पोस्टीरियर के अंदर वहां पे स्टोर होता है। और ये कहां से आता है, ये एक स्पेशल न्यूरल, जिसमें यहां पे लिखा होगा कि आपके शायद एनसीईआरटी की बुक के अंदर, न्यूरल एंडोक्राइन रिफ्लेक्स पढ़ना, वहां पे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड तो है, ये मींस ये न्यूरल जो सिस्टम है यहां से यहां पे पहुंचता है, यहां पे स्टोर होता है, हाइपोथैलेमस का ग्लैंड है, सिक्रीशन है ये। सो दो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगी पोस्टीरियर से, लेकिन आया कहां से, हाइपोथैलेमस से। अदरवाइज क्या होता था, हाइपोथैलेमस क्या करता था, एक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भेजता था, जैसे FSHIF, तो ये आता था और इसको स्टिमुलेट करता था, और कहता था भाई क्या बना, FSH बना, मतलब हार्मोन यहां पे होते थे, हार्मोन यहां पे होते थे, स्क्रीड कौन करवाता था, हाइपोथैलेमस। लेकिन आज की जो कंडीशन है वो अलग है, हाइपोथैलेमस का ही यहां पे क्या स्क्रीशन है, ऑक्सीटोसिन। कभी आपने ये पढ़ा ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इनहिबिटर हार्मोन नहीं, क्योंकि उसका अपना ही। ओके, तो ये रखना दिमाग में अगर ज्यादा रहता तो। ओके, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। ऑक्सीटोसिन दो काम करेगा, कहां पहुंच के, ब्लड के थ्रू आएगा यूट्रस में। अब जैसे वहां पे आएगा तो क्या करेगा, पहले इसने प्लेसेंटा को,
इस प्लेसेंटा को बोला, क्योंकि इसी एस्ट्रोजन ने जाके स्टिमुलेट किया था ना, किसको, ये इसको जाके स्टिमुलेट किया। अब इसी ने वापस आया किसके पास, प्लेसेंटा के पास, कहा तूने मुझे स्टिमुलेट करवाया, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए, मैं तुम्हें स्टिमुलेट करता हूं, तुम भी एक स्क्रीशन करो। और वो क्या स्क्रीशन होगी, वो ये स्क्रीट करेगा, दैट इज प्लेसेंटा, जिसका नाम यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या है ये, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये एक जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन ये स्क्रीट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, मतलब यूट्रिन की, क्योंकि अब आगे का काम ही क्या है, सिर्फ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी बच्चे का जन्म होगा, तब ये प्रोसेस पूरा होगा। तो अब सारे हार्मोन उसी पे लग जाएंगे। तो ऑक्सीटोसिन, फिर से सुनो, एस्ट्रोजन गया पिट्यूटरी के पास, कहा भाई इसको स्क्रीट कर, ये फिर से इसके पास आ गया, कहा तूने मुझे स्क्रीट कराया, मैं भी तुम्हारा करवाऊंगा। तो इसने प्रोस्टाग्लैंडिन को स्क्रीट कराया, और प्रोस्टाग्लैंडिन ने जाके यूट्रस के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, ताकि आगे चाइल्ड बर्थ हो सके, पहला। दूसरा, इस ऑक्सीटोसिन ने एक तो ये काम किया, दूसरा सीधा कहां पे गया, एक तो इससे क्या था ना, दूसरा सीधा कहां पे गया, सीधा यूट्रिन के पास गया। एक तो इनडायरेक्टली गया, दूसरा डायरेक्टली। और डायरेक्टली क्यों गया, क्योंकि वहां पे क्या थे, अभी मैंने बताया था एक्सेप्टर, मैंने बताया था, मान लो ये इस तरह से थे, तो ये आ गया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन यहाँ पे फिट हो गया, जैसे यहाँ पे फिट हुआ तो आपको पता है वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्शन ये डायरेक्ट करवा रहा है, और दूसरी कॉन्ट्रैक्शन ये किससे, प्लेसेंटा के थ्रू करवा रहे हैं। यहां तक आया समझ। सो ये हो गया एक्ट ऑन द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या करेंगे, यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यहां तक आ गया समझ। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन। कौन से हार्मोन करवा रहे हैं, जल्दी से बताओ मुझे, कौन कौन से हार्मोन करवा रहे हैं। एक करवा रहा है पीएस, दैट इज मैं यहां पे लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन, और दूसरा कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन। ओके यहां तक। अब ध्यान से सुनो कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा चाहिए और कॉन्टिन्यूसली चाहिए, और ये हार्मोन तो अभी आया, ऑक्सीटोसिन अभी रिलीज हुआ ना। अब क्या होगा, यहां से तो इसको स्टिमुलस मिलेगी, साथ में क्या होगा, जैसे जैसे यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहां से एक फीडबैक जाएगा। क्या फीडबैक जाएगा, भाई अभी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, तुम कॉन्टिन्यूसली जितना स्क्रीट कर सकते हो करो। क्या स्क्रीट कर सकते हो, ऑक्सीटोसिन, ताकि यहां पे चाइल्ड बर्थ जब तक नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा, पीछे जाके पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मींस पोस्टीरियर को दबाता रहेगा कि तुम स्क्रीशन करो, स्क्रीशन करो, स्क्रीशन करो, और ये स्क्रीशन करते रहेंगे, और इससे क्या होगा, यूट्रिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और इसी यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेन। बोलते हैं ना कि एट द एंड की जैसे ही फीमेल में पेन स्टार्ट होती है, जिसको पेन स्टार्ट होना, सो पेन स्टार्ट इज नॉट ए टेक्निकल वर्ड, तो टेक्निकल वर्ड होता है दैट इज यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, और किसके कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण। अब एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा लगाया था कि ऑक्सीटोसिन वो इंजेक्शन होता है जब फीमेल में अगर टाइम हो जाए और पेन स्टार्ट ना हो। क्यों ना हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है फीमेल स्ट्रेस में हो, कुछ भी कारण हो सकता है। अगर उस टाइम फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है तो क्या होगा, तो ऐसे हार्मोन जो होते हैं ऑक्सीटोसिन, ये फीमेल को इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि आर्टिफिशियली हम फीमेल के अंदर क्या करें, उस पेन को स्टार्ट करवाएं। तो बहुत सारे आजकल फीमेल जो हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, काम से किसी भी कारण, जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ओके, और उस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो होता है गैस्ट्रेशन पूरा होने के बावजूद भी क्या होता है कि पूरा जो पेन स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हम उसको स्टार्ट करवा सकते हैं, पहला। दूसरा, कई बार क्या होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करना होता है, तो अब भी हम क्या करते हैं कि ऐसे ही केमिकल्स, जो टेबलेट्स आती है वो केमिकल्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं कि चाइल्ड बर्थ से पहले सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे भी यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी कि वो, क्योंकि हमने बोला था प्रेगनेंसी नहीं होने देती, तो ऑक्सीटोसिन को इंजेक्ट कर दिया, तो वो प्रेगनेंसी को बंद कर देंगे। कैसे, कॉन्ट्रैक्शन करके। और जो यूट्रस के साथ एक चाइल्ड डेवलप था, जब फीटस अटैच था, वो टूट जाएगा, उससे क्या होगा, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर रिलीज हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारे पास छोटा सा एक फ्लो चार्ट, किसके लिए, दैट इज पर्चुएशन के लिए, किस तरह से पर्चुएशन के अंदर हार्मोन्स काम करते हैं। ओके, सो ये था। अगर कोई भी कमेंट करना है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हो। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, दैट इज लैक्टेशन।
Okay students, the next topic is the lactation. So what is lactation? Lactation है क्या? So it is the production of milk in the female breast following the birth of a child or the young ones is called lactation. मतलब अब पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक बच्चा जो था उसका जन्म हो चुका है, एक मदर ने बच्चे को जन्म दे दिया, तो अब बच्चा जो है उसको फीड चाहिए. सो हम ज्यादातर बोला जाता है कि फीमेल जो है बच्चे को अपना ही मिल्क जो है 6 मंथ तक और नहीं तो 3 मंथ तक तो देना चाहिए. क्यों, वो भी आगे बताएंगे. तो जो मदर ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीशन हो रही है बाय द मैमरी ग्लैंड, जो मैमरी ग्लैंड सिक्रीशन कर रहे हैं कब? बर्थ के बाद, फॉलोइंग द बर्थ के बाद बच्चे को, एक यंग वंस को, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन. दैट इज सिक्रीशन ऑफ द मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड्स. ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन. अब जैसे मैंने बोल दिया लैक्टेशन है, लेकिन हमें तो लगता है कि बच्चा जैसे ही फीड को सक कर रहा है तो वो मिल्क को ले पा रहा है, लेकिन उसके पीछे भी क्या है? हार्मोनल सिक्रीशन. हार्मोनल ही है. जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये हार्मोन के कंट्रोल में है. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे फ्लो चार्ट के अंदर कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ये सारा का सारा हार्मोन ही इसको रेगुलेट करते हैं. ओके, तो चलो हम देखते हैं आगे. सो यहाँ पे मैंने 2 चीजें और लिखी हैं, थोड़े लिखे हैं. सो ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लैक्टेशन, जब से पहले बोल सकते हैं तो जो ब्रेस्ट एनलार्ज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड, क्योंकि इससे पहले जो फीमेल है उनके मैमरी ग्लैंड में मिल्क का स्टोरेज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो मदर बनते हैं, है ना, तो उसके बाद जो मैमरी ग्लैंड्स है उनके अंदर क्या होगा? मिल्क स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा. तो आप बोल सकते हो एक दिन में जो मदर है नियर अबाउट 1 लीटर अगर मिल्क मैमरी ग्लैंड के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं, नेचुरल बात है कि वो जो ब्रेस्ट उनका साइज भी बढ़ जाएगा. दूसरी बात यहाँ पे सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ द मिल्क. सो जो मिल्क की सिक्रीशन और स्टोरेज होती है विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ, वो एक दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले मिल्क सिक्रीशन नहीं हुई थी. कितना एक आप बोल सकते कितना अच्छा सिस्टम है कि जैसे ही बर्थ होगा एक दिन के बाद बच्चे को फीड लेनी और एक दिन के एग्जैक्ट एक दिन के बाद ही मिल्क सिक्रीशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोलैक्टिन. और मैंने अभी बोला था कि ये जितनी भी एक्टिविटी है इन्फ्लुएंस है जो हार्मोन्स के अंदर होगा. सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन्स. एंड विच आर द हार्मोन्स ये देखेंगे फ्लो चार्ट के अंदर. जैसे मैं हर बार आपको फ्लो चार्ट बताता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा आसान होता है करना. तो ये हमारे पास आ गया फ्लो चार्ट कि किस तरह से मिल्क सिक्रीट करते हैं मैमरी ग्लैंड्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फ्लो चार्ट. तो सबसे पहले देखा बेबी क्राई, दैट इज सकलिंग. तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो आप इसको ज्यूम करो तो बच्चे का जन्म हुआ, जैसे हमारा भी जन्म हुआ, हम भी एक टाइम बच्चे थे. तो जैसे हमारी फर्स्ट क्राई होती है, हम रोना शुरू करते हैं, तो मदर क्या करती है? उसको फीड देना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज सकलिंग. तो बच्चा क्या करेगा? निपल्स को या फिर ब्रेस्ट को सक करना शुरू करेगा. जैसे ही वो सक करना शुरू करेगा मदर मैमरी ग्लैंड्स को, तो सेंसरी इनपुट, तो वहां से ब्रेस्ट से एक सेंसरी इनपुट जाएगी. कहां पे जाएगी? दैट इज इन द हाइपोथैलेमस, कि वो मास्टर ग्लैंड जो उसके ऊपर बैठा हुआ है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस तक वो मैसेज पहुंच जाएगा. कहां से? क्या? जैसे ही बच्चे ने मेमोरी ग्लैंड को सक करना शुरू किया उसी से. और कई बार तो बोला जाता है ये कि मदर जो इतने इमोशनल बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है, दैट आल्सो सिक्रीट द मिल्क विदाउट टच. सो जब जैसे बच्चे ने किया सेंसरी इनपुट गया, सेंसरी इनपुट कहां गया? हाइपोथैलेमस के पास. और हाइपोथैलेमस ने क्या किया? इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोल दिया? एक संदेशा दे दिया. पता ही आपको सारा प्रोसेस पहले भी किया हुआ है. सो इट रिलीज सर्टन केमिकल्स, हार्मोन्स, रिलीजिंग फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. तो इसने इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया. किसके लिए? प्रोलैक्टिन के लिए. ओके, सो क्या किया? पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट किया इन्होंने. लिख सकते हो यहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको रिलीज किया और इसने जाके इसको स्टिमुलेट किया. और जब ये स्टिमुलेट हुई तो बीच में से क्या निकला? प्रोलैक्टिन हार्मोन. अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुंचेगा मेमोरी ग्लैंड में, जो भी बिल्कुल खाली पड़े थे, वहां पे कोई मिल्क नहीं था. तो वहां पे इसने आके, क्योंकि इसके बिना सिक्रीशन स्टोरेज नहीं हो सकती, प्रोडक्शन नहीं हो सकती, सो प्रोलैक्टिन आएगा कहां पे? मेमोरी ग्लैंड के पास. और वहां पे आके उसने क्या कर दिया? अब मिल्क बनाना शुरू कर दिया. मतलब ये मिल्क प्रोडक्शन करेगा. सो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड. ओके, अब आगे यहां तक प्रोडक्शन तो होगी. प्रोडक्शन होना एक अलग चीज है
और उसका रिलीज होना एक दूसरी बात है। अब बात है कि प्रोडक्शन किसने कराई, दैट इज प्रोलैक्टिन ने। तो पीछे से होगा वही हाइपोथैलेमस, एक साइड से क्या करेगा, पोस्टीरियर लोब को, और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था पोस्टीरियर लोब से क्या रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, जो इसका अपना ही हार्मोन है मान लो। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, अब ये फिर ब्लड से आएगा कहां पे, मेमोरी ग्लैंड के पास। ओके, मान लो कि हमारे पास क्या है कि ये एक मेमोरी ग्लैंड आ गया, तो प्रोलैक्टिन आया, उसने इसको एक्टिवेट किया पे मिल्क सिक्रीशन के लिए, हो गया। लेकिन अब ये स्टिमुलेट नहीं हुआ है, तो पीछे से कौन है, ऑक्सीटोसिन आएगा, इसको दबाएगा, जैसे ही दबाएगा और यहां से मिल्क सिक्रीशन होगी। तो एक जो है वो वहां पे बना रहा है, दैट इज प्रोलैक्टिन, मिल्क की प्रोडक्शन कर रहा है, एंड द अदर हार्मोन स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। तो ये उनको आके स्टिमुलेट करेगा ग्लैंड को इसकी सिक्रीशन के लिए। ओके, तो ये मिल्क जो होगा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगी, और जो बच्चा होगा उस फीड को लेके अपना रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। अब वो उस मिल्क के अंदर है क्या क्या वहां पे, जिससे जो बच्चा है उसको हम बोलते हैं कि ये भाई अगले 6 मंथ तक, कम से कम 3 मंथ तक तो मदर के मिल्क के ऊपर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो मिल्क जो होता है, मदर मिल्क फीड होती है, उसमें सब कुछ होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, शुगर होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, हर एक वो चीज होती है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है और जिसको बड़े अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसके हर सेल के लिए अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहली बात आती है, खास बात आती है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट टू डे बोल सकते हो आप, तो वो मिल्क से भी बढ़ के है, इन चीजों से भी बढ़ के जो न्यूट्रिशन देते हैं वो क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज कॉल्ड एज, कहां मिल गया, कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क। जो बच्चा पहला फीड लेता है वो एक थिक येलो कलर का फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज भरी होती हैं, एंड इट मींस द, क्योंकि बच्चे भी जन्म हुए उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो बाहर की फॉरेन बॉडी से लड़ सके। तो इसलिए जो फर्स्ट फीड में कोलोस्ट्रम होता है, इट प्रोवाइड एंटीबॉडीज सच एज IgA, ओके, दैट ट्रांसफर फ्रॉम मदर बॉडी टू द फीटस बॉडी। तो अगर कोई फीमेल मदर जो है बच्चे को फीड ना दे तो इट मींस कि वो एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी में रह जाएंगी, और उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में हो सकता है फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। तो ये रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि अगर बच्चे को जन्म दिया तो 3 मंथ तक तो कम से कम बच्चे की जो इम्यूनिटी डेवलप करें, अदरवाइज उस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा और उनको हो सकता है कि इम्यूनिटी डेवलप ना हो। ओके, सो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये बॉडी के अंदर जाके उन बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। तो न्यूट्रिशन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये इम्यूनिटी भी डेवलप कर रहा है। तो कितना अच्छा मैकेनिज्म नेचर ने बनाया हुआ है। ओके, सो इसको अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, जो हमने पढ़ते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि बायो जो है मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि जो चीज पढ़ा रहा हूँ मन से पढ़ाऊं, और जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनको कोशिश करता हूँ इसको इम्प्लीमेंट भी करें, कि जो चीज हम सीख रहे हैं इसके अंदर उनको इम्प्लीमेंट भी करें। जैसे हम डायजेशन में पढ़ते हैं, खाना खाते समय क्या करना चाहिए, तो इन सब चीजों को अगर हम बॉडी पे इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले टाइम में ये इसी से हमें बहुत सारा फायदा होगा। ओके, सो बड़ी सारी चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन ही सब हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो हार्मोनल के इम्बैलेंस से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो आज हमारे फीमेल्स को ज्यादातर आ रही हैं। तो कोशिश यही करें कि इस दौरान ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड हम स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहें। ओके, कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएं। ओके, सो ऐसी बड़ी सारी चीजें। सो लेट्स होप कि जितना मैंने आपको जिस सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी, मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरह से कोशिश की कि वो थोड़ा मोटिवेट भी करूं, इंटरेस्टिंग भी बनाऊं, और आगे भी बनाता रहूंगा अगर आपका साथ रहा, आपका प्यार रहा। तो टिल देन बाय, और कोशिश करो इन वीडियोस को देखो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे नंबर भी होगा वो भी देख सकते हो। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है बायो से, और आप मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट करें। मेरे कॉन्टेक्ट बॉक्स में यहाँ पे जो कमेंट्स है वहां पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। Till then, thank you, bye.